दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुंच जाया करें। और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी लिखें, वो चाहे हमारे अनुकूल हों और चाहे हमारे विरोध में हों। आप असहमत हैं अगर हमारे उससे तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आपके मनोबल, आपके जो कमेंट हैं वो हमें अपने में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमियां हैं, तो हम उसको आगे और सुधार के और परिष्कृत करके इस चैनल को और बेहतर बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आज मतदान हो चुका है और चुनाव के आखिरी चरण में प्रियंका गांधी पूर्व ग्वालियर रियासत के जो है जिला दतिया में सभा करने पहुंची। वहाँ उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज़्यादा कांग्रेस पर हमलावर हो गए थे और पहले एक ज़माना तो वो था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से बड़ी नज़दीकी थी। वो उन बिरले लोगों में थे जिनकी जो है सोनिया गांधी के यहाँ राहुल गांधी के पास में बिना उसके किसी इजाज़त के एंट्री होती थी और उनके लिए दरवाजे खुले रहते थे, तो इतनी नज़दीकी थी। तो अब उन्होंने एक राजनीति की राह अलग पकड़ ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे उम्मीद ये नहीं की जा सकती थी जो उन्होंने संसद में कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का भाषण दिया, बहुत व्यक्तिगत किस्म के प्रहार किए। और वे ये भी भूल गए कि कांग्रेस में लंबा समय उनके पिता माधवराव सिंधिया ने भी कांग्रेस में बिताया और वो राजीव गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अगर कांग्रेस ने उस ज़माने में गलतियां की, उसको कांग्रेस ने उस ज़माने में अपराध किए, तो उसमें तो बराबर के भागीदार तो माधवराव सिंधिया भी हुए। तो लेकिन वो अब बीजेपी में नज़दीकी जाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के साथ नज़दीकी बनाने के लिए वो सारी बातें भूल गए और उन्होंने बहुत ही तल्ख हमले किए थे और कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ और ये ढंग के तेवर दिखाई जैसे वो उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो, जबकि कांग्रेस से जिन परिस्थितियों में बला हुए थे उसमें कोई व्यक्तिगत उनका व्यक्तिगत संबंध कहीं से कटु नहीं हुए थे। ऐसा कोई मौका नहीं आया था। राहुल गांधी ने उनके छोड़ने के बाद में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की थी। और राहुल गांधी ने जब पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उस समय जब वो मध्य प्रदेश में आने वाले थे तो ज्योतिरादित्य ने उनके उसमें बड़ा पॉजिटिव बयान दिया था, जिससे लगा था कि नहीं, वो व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना चाहते व्यक्तिगत संबंधों में। लेकिन फिर उन्हें लगा कि जब वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बनाम महल के आदमियों के बीच का संघर्ष जब ग्वालियर चंबल संभाग में छिड़ा और उसमें ज्योतिरादित्य की निष्ठा को लेके उंगलियां उठाई जाने लगी और ये वफादार भाजपाई अपना एक अलग नारा लेके और ज्योतिरादित्य के खिलाफ मुहिम चलाने लगे, तो ज्योतिरादित्य को भारतीय जनता पार्टी से अपनी बड़ी निष्ठा साबित करने के लिए, अपनी बड़ी गहरी वफादारी साबित करने के लिए भारतीय ज्योतिरादित्य सीमा तक उतर आई कि उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अपने संबंधों को कटु कर लिया। तो प्रियंका गांधी ने जब दतिया में जनसभा की तो दतिया में उन्होंने उनके परिवार की तथाकथित गद्दारी की जो है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जिस ढंग से उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद नहीं की बल्कि वो अंग्रेज़ों के मददगार बन गए थे, ऐसा कहा जाता है। हालांकि सिंधिया परिवार अब उसका ज्योतिरादित्य खंडन करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है और ये इसको एक तरीके से एक बहुत ही मान लिया गया सच के रूप में एक स्थापित है ग्वालियर चंबल संभाग में कि उन्होंने जो है अगर रानी लक्ष्मीबाई की मदद की होती तो
हो सकता है कि उसी समय देश का नक्शा कुछ और होता, अंग्रेज़ों को विदाई लेनी पड़ती और अगर रानी लक्ष्मीबाई को, क्रांतिकारियों को उनसे मदद मिली होती। तो ये एक थी, तो इस दुखती रग को उन्होंने छेड़ दिया। तो बहुत तिलमिलाए हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जवाब में उन्होंने पता नहीं क्या क्या बातें कही। वो फिर भूल गए कि एक समय उनके जो दादा थे जीवाजी राव सिंधिया, वो भी कांग्रेस की सरकार में राज प्रमुख रहे, और उसके बाद में उनकी दादी विजयाराजे सिंधिया ने भी बहुत बाद में कांग्रेस छोड़ी। वो भी जीवाजी राव सिंधिया के न रह जाने के बाद में एक बार कांग्रेस से सांसद चुनी गई थी, और द्वारिका प्रसाद मिश्र से उनका व्यक्तिगत झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ी। और उसके बाद में फिर ये है कि उनके पिता माधवराव सिंधिया तो राजीव गांधी के अत्यंत विश्वस्त मंत्रियों में रहे थे। उनको रेल मंत्री जैसा एक मजबूत विभाग राजीव गांधी ने सौंप रखा था, और उसमें जो है उन्होंने कई बेहतर काम किए थे। और कांग्रेस के आखिरी समय तक, जब तक कि दुर्घटना में उनकी मौत नहीं हो गई, और आखिरी समय तक वो कांग्रेस के प्रति बड़ा वफादार और समर्पित रहे। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो जब उस पर कांग्रेस पे कीचड़ उछालते हैं, तो ये लोग कहते हैं ना कि सूरज की तरफ मुंह करके नहीं थूकना चाहिए, वरना अपना थूक अपने मुंह पर ही गिरता है। तो कुछ कुछ ऐसी ही कहावत ज्योतिरादित्य के लिए भी याद आ जाती है। बहरहाल अब ज्योतिरादित्य बहुत तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन ये जनश्रुति होने के बावजूद भी कि जो सिंधिया राज परिवार था, उसने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में दगाबाजी की थी राष्ट्रभक्तों के साथ में। सिंधिया की लोग प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों के प्रति भी बहुत श्रद्धा रखते थे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के, मध्य प्रदेश के, मध्य भारत के इलाके के में लेकिन सिंधिया परिवार के प्रति भी बड़ी ज़बरदस्त आस्था थी। वो भी एक पहलू है। और वो ऐसा क्यों था? अगर सिंधिया परिवार एक कलंकित अगर इतिहास था, तो फिर और जनता की भावनाएं जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति थी। तो जनता का मिजाज सिंधिया राज परिवार के प्रति क्यों नहीं बिगड़ा, इसकी एक पृष्ठभूमि है। सिंधिया राजघरानी ने ग्वालियर का जो मध्य भारत रियासत का जो संचालन किया, वो मध्य भारत रियासत के महाराज के रूप में एक बड़ा सुव्यवस्थित ढंग का उन्होंने वो प्रशासन देने की कोशिश की। एक वेलफेयर स्टेट की तर्ज पर अपना जो है अपने साम्राज्य में उन्होंने, ग्वालियर साम्राज्य में वेलफेयर स्टेट के ढंग की रीति नीति अपनाई, और उससे जनता को बड़ी राहत रहती थी। जब एक बार पिंडारी डकैतों का आतंक बढ़ गया था तो वो और राजे महाराजाओं की तरह अय्याशी में डूबे रहने की बजाय उन्होंने खुद जाके शिवपुरी में कैंप किया था। सिंधिया जो राजा थे, वो जैसे आज आधुनिक कमिश्नर और उनके होते रहे शीतकालीन प्रवास और ग्रीष्मकालीन प्रवास, उस ढंग के वो भी समय समय पर अपनी रियासत के तमाम इलाकों में जाके प्रवास करते थे ये। और उसकी बाकायदा जैसे आज बुकलेट छपती, उस समय भी बुकलेट छपती थी, उसमें जिक्र होता था कि उन्होंने वहाँ जाके क्या घोषणाएं की। जहाँ पर वो प्रवास करने गए थे, वहाँ कुएँ बनवाने के और पेड़ लगवाने के संबंध में जो उन्होंने घोषणाएं की थी, जो हुई, या धर्मशाला बनवाने की जैसी भी घोषणाएं की हो, तो फिर उसका अगली जो बुकलेट तैयार होती थी उसमें उसका फॉलोअप क्या का भी जिक्र रहता था कि कितना काम महाराज के वायदे को कितना पूरा किया गया, ये भी एक जिक्र रहता था। तो एक बड़े जवाबदेह शासक, लोगों के प्रति एक जवाबदेह शासक के रूप में सिंधिया परिवार का इतिहास रहा। और जहाँ तक 1857 की बात है, 1857 में एक राष्ट्रीय चेतना का उदय नहीं हुआ था। सब जितने राजे महाराजे लड़ रहे थे वो हालांकि बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानकर और
एक ऊपर से तो दिखाई देता था कि राष्ट्रीय एक सोच में वो बन गए, एक राष्ट्रीयता के सूत्र ने उनको बांध दिया है। लेकिन सही बात ये थी कि वो सब हर रियासत अपने आप को खुद मुख्तार समझती थी और हर रियासत का की अपने अहम थे, और उनको अगर वो स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति सफल भी हो जाती, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की क्रांति, तो फिर एक बड़ा मुश्किल था कि देश जो आज स्वरूप में है, जिस ढंग से देखने को मिल रहा है, वैसा नहीं होता, बल्कि रियासतों में हो सकता है कि बटा हुआ देश होता और फिर देश का इतिहास क्या होता नहीं कहा जा सकता। तो सबको अपनी 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 रियासत की खास तौर से चिंता रहती थी। और तो ये जो सिंधिया जो ग्वालियर रियासत था, तो अगर ग्वालियर रियासत ने भी सोचा हो कि हमारा एक ठीक ठाक ढंग से काम चल रहा है, अंग्रेज़ों के टकराने से हमारा जो है साम्राज्य बिखर जाए, हमारी जो एक कुशल शासन संचालन है वो एक समाप्त हो जाएगा, तो उस भावना से उन्होंने उस रार में जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध छड़ी हुई थी उसमें भाग लेना अगर उचित नहीं समझा होगा, तो उसके पीछे कोई ये नहीं थी, कोई उसे एकदम गद्दारी की भावना की कोटि में तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन जनमानस के बीच में तो, समाज के बीच में तो संदेश यही गया कि सिंधिया राज परिवार ने गद्दारी की थी। पर सिंधिया राज परिवार के लोगों के प्रति जवाबदेही की जो भावना से कार्य किए उन्होंने अपने साम्राज्य के समय, उसकी वजह से लोगों की, जनता को उनकी उस राज परिवार में बड़ी आस्था थी। 1971 में मुझे याद है कि विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर जो वो मध्य भारत जो क्षेत्र है उसमें 12 सीटें आती थी। 12 सीटों में से 11 सीटें जो है खुद उन्होंने पूरा जोर लगाया था इंदिरा जी ने, और विजयाराजे सिंधिया भिंड से उस समय निर्वाचन, भिंड से चुनाव के लिए लड़ी थी, और दोनों महिलाओं के बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में और विजयाराजे सिंधिया के बीच में बड़ी गहरी निजी अदावत भी थी। इसलिए इंदिरा गांधी खास तौर से भिंड में उन्होंने जनसभा की थी। 15 साल तक उनके एक बड़े मजबूत जो है जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्री रहे थे, और जो एक इस भिंड इलाके में एक मजबूत, बहुत ही मजबूत ब्राह्मण चेहरा थे नरसिंह राव दीक्षित, उनको उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया था। लेकिन इंदिरा गांधी के पूरे जोर लगाने के बावजूद भी भिंड में तो विजयाराजे सिंधिया 1 लाख से अधिक मतों से जीती, और उन्होंने 1 लाख मतों से के भारी अंतर से नरसिंह राव दीक्षित को शिकस्त दी थी। और ग्वालियर और मध्य भारत के जो इलाके की 12 सीटें थी, उनमें से 11 सीटों पर जो है वो जनसंघ सफल रहा था। जनसंघ में शामिल हो गई थी तब तक सिंधिया जी, तो जनसंघ सफल रहा था। और हमने देखा कि सिंधिया राजवंश की विजयाराजे ने, राजमाता, इनको लोग उनसे बड़ी श्रद्धा इसलिए रखते थे कि उन्होंने अपने राजवंश की परंपरा का पूरा निर्वाह किया। वो मतलब राजमाता का जब औपचारिक रूप से दर्जा समाप्त हो गया, तब भी लोग उन्हें राजमाता की तरह ही सम्मान करते रहे। और विजयाराजे सिंधिया के बारे में बात ये थी कि विजयाराजे सिंधिया किसी राजघराने से नहीं आई थी, वो एक साधारण घर से, साधारण क्षत्रिय परिवार से और सिंधिया राजवंश के राजघराने तक पहुंची थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो, उनके तेवर, उनकी जो है कार्यशैली, उनकी जो है करुणाशीलता अपनी जनता के प्रति वैसी थी जैसे एक आदर्श महारानी की होती है। और जब वो भिंड की लोकसभा सदस्य थी, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी कार्यशैली को देखने का अवसर मिला। जहाँ पर भी कोई अग्निकांड हो जाता था और लोगों के पूरे घर बार जल जाते थे, तो उनका हेलीकॉप्टर उतरता था सांत्वना देने के लिए, और उसके बाद में सूची बनती थी कि कितने लोग बेघर हो गए और उनके अनाज की वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं रही है। तो उनके जो प्रतिनिधि यशवंत सिंह थे, वो कहते थे कि हम लोग सरकार से ये मांग करें, सरकार से चल के। तो विजयाराजे सिंधिया कहती थी सरकार से क्या मांग करना, और वो जो है
अपने खजाने से वो कहती थी मदद करो इन लोगों की, सबको अनाज पहुंचाती थी, लोगों के घर बनवाती थी। तो वो गरीब परवर की जो परंपरा थी सिंधिया राजवंश की, वो उन्होंने, राजमाता ने भी उसको बड़े अच्छी तरह से बरकरार रखा। और इसके अलावा वो उदार थी, तो जनसंघ को, और जब वो एक तरह से हिंदू संगठनों को, हिंदू सम्मेलनों को भी बहुत ज़्यादा फंड करने लगी थी। और अपने इकलौते पुत्र माधवराव सिंधिया से के साथ में जो उनके मतभेद हुए, वो इसी वजह से हुए कि माधवराव सिंधिया को ये था कि माता जी तो पूरा जो है, राजमाता तो लुटाए दे रही हैं, ये अपना आधा महल का हिस्सा भी आरएसएस की संस्था विद्या भारती को दान दे दिया है। तो माधवराव सिंधिया थोड़े व्यावसायिक सोच के थे। तो हालांकि माधवराव सिंधिया भी शुरू में अपनी माँ के साथ जनसंघ में ही रहे थे। जब वो लंदन से पढ़ के लौट कर आए थे, राजनीति जब उन्होंने शुरू की थी तो जनसंघ से ही शुरू की थी। तो माधवराव सिंधिया की लेकिन इसी बात पर अनबन हो गई थी, और माधवराव सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गई थी। और 1984 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ इंदिरा जी के बलिदान के बाद में, तो उस चुनाव में इतने लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी, और जिनके साथ राजमाता का भी समर्थन था, लेकिन सिंधिया राजवंश के प्रति लोगों की आस्था के कारण ग्वालियर में अटल जी को हार झेलनी पड़ी माधवराव सिंधिया के मुकाबले। हालांकि माधवराव सिंधिया भी लंबा दौर गुजरने के बाद में फिर वो जो ऊष्मा थी लोगों की आस्था में, वो थोड़ी हल्की पड़ने लगी थी। और एक बार बसपा उम्मीदवार के मुकाबले ग्वालियर से वो हारते हारते बचे थे माधवराव सिंधिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जिस उनके जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सिंधिया राजवंश की भूमिका को लेकर जो उनको कलंकित साबित करने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो लोगों के गले नहीं उतरता था। लोग जो है वो जो है सिंधिया राजवंश के प्रति मतलब आस्था रखते थे। देशभक्ति के बावजूद भी, देशभक्तों में भी सिंधिया परिवार के प्रति ज़बरदस्त आस्था उनकी इसी वजह से थी, उनकी जवाबदेही के लोगों के प्रति जवाबदेही की भावना अपने मन में रखने की वजह से, और उसी ढंग से कार्य करने की वजह से। और माधवराव सिंधिया ने भले ही वो कांग्रेस में आ गए थे, जब उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिली तो उन्होंने भी ग्वालियर के विकास के लिए बहुत कुछ किया, रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए बहुत कुछ किया। तो एक तरह से उन्होंने सिंधिया का जो है जो सिंधिया राजवंश का जो है रिकॉर्ड है, उसको और ज़्यादा उज्जवल बनाने का, और ज़्यादा चमकदार बनाने में योगदान दिया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक तो वो बहुत कम उम्र में, चूँकि पिता नहीं रहे तो उनको कम उम्र में ही राजनीति में आ जाना पड़ा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन चीज़ों का निर्वाह नहीं कर पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस ढंग से नहीं चल पाए जैसे माधवराव सिंधिया चलते थे, और वो सिंधिया राजवंश की कीर्ति को बचाए रखने में बहुत सफल नहीं रहे। उनके क्षेत्र में भी जो है उनके उम्मीदवारों की हार होने लगी, और खुद पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में तो वो भी अपने ही एक पुराने कारिंदे के मुकाबले गुना में चुनाव हार गई। ये बहुत ही शर्मनाक था उनके लिए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो रही से ही पकड़ बची भी थी, वो इस बार जो कांग्रेस से अलग हुए तो लोगों ने ये माना कि ये उन्होंने गद्दारी की, हमने तो जनादेश कांग्रेस के लिए दिया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो चले गए उसको लोगों ने ठीक नहीं माना, उसको जो है उससे लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया से नाराज हो गए। आज मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति मानी जा रही है, तो वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग का ही इलाका है, वहीं पर मतलब वो जो है सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति मानी जा रही है। तो ये है सिंधिया राजवंश की तथाकथित गद्दारी, और जो है या उनकी ये कहिए कि उनकी जो है एक विकासवादी छवि, एक
गरीब परिवार छवि सिंधिया राजवंश की एक लोकप्रिय राजवंश की छवि, ये इसके बीच में मतलब है पूरी जो चर्चाओं का बाजार एक नए सिरे से गर्म हुआ है। तो चूँकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने कार्यों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से वो अपने परिवार की जो विरासत थी उसको बचाए रखने में विफल हो रहे, तो उसमें जो है इसने और ज़्यादा उसमें जो उनका जो है पतन है उसमें और उसके ताबूत में एक और कील जड़ देने का काम किया है। लेकिन ये है कि लोग अभी तक ये मानते नहीं थे, लेकिन अब कई बार ये है कि बहुत समय बाद कुछ चीज़ें चल के जिन्हें शुरू में लोग इग्नोर करते रहे हों, लोग शुरू में महत्व न देते रहे हों, वो बहुत चीज़ें जो है बाद में प्रासंगिक हो सकती हैं। तो अब की बार ऐसा लगा विधानसभा चुनाव में कि जैसे वो सिंधिया की जो तथाकथित सिंधिया राजवंश की गद्दारी का जो इतिहास है वो अब प्रासंगिक हो गया हो, अब जो है उसको लोगों ने उसको नोटिस किया हो। धन्यवाद। फिर एक बार वही अपील आपसे दोहराऊंगा कि आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे अपील करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।